हेलो एवरीवन। तो चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिल्कुल ही न्यू सीरीज़। और याद रखिएगा ये सीरीज़ को बहुत ही सीरियस वे में लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि सर मेरा एग्ज़ाम और साथ में मेरे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, तो हमें इस सीरीज़ को बहुत ही सीरियस लेने की आवश्यकता है। देखो बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो टेलीग्राम अभी फ़िलहाल किसी वजह से वो बैन किया गया है और उसमें स्थगित किया गया है। अभी वो एप्लीकेशन आपका नहीं चल रहा होगा, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लो। आई थिंक कि नीट की वजह से वो 22 जून तक उसको बैन किया है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पे आपको क्विजेज़ और इनके जो पीडीएफ नोट्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं कुछ बातें, क्योंकि हमारा आज इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं, तो हमें इनमें थोड़ा सा कुछ बातें बताना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट से इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ताकि आप थ्रू आउट द जर्नी एक बहुत ही मोटिवेटेड और सही डायरेक्शन में वर्क करें। ये बैच हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं जो फ्रेशर हैं, जो अभी कॉलेजेस में हैं या फिर जो अभी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि सर मेरा तो फंडामेंटल ही जीरो है, मैंने पूरी कॉलेज लाइफ मस्ती करी, मेरा कुछ भी जो है बेसिक ही नहीं है और हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें एग्रीकल्चर डिफ़िकल्ट लग रहा है, याद नहीं हो पा रहा है। तो वो सब के लिए ये बैच आपके लिए मैं डिज़ाइन किया हूँ। आप इंटरव्यू में बैठे होंगे तो बहुत सारे के क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाएंगे जो कि आपको नहीं आता है ना, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको ये मान के चलूँगा कि आप बिल्कुल ही जीरो हो। और याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो, काफ़ी यूज़फुल हो, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। हम आपको तो पढ़ने चलेंगे तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर 4 साल का डिग्री है, बट हमें 4 साल नहीं लगानी है। हमें केवल देखो, एग्ज़ाम के अंदर ये डिसाइड नहीं करता कि हमें कितना पढ़ना है ना। ये डिसाइड करता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होनी चाहिए, और जो आप पढ़ रहे हो वो आपके काम की होनी चाहिए, है ना। पढ़ने को पूरी बुक है, आप उस पूरी बुक नहीं पढ़ने चलोगे, है ना। तो हमें उस सिलेक्टिव स्टडी करनी है, तो यहाँ पे हम आपको वो कराएंगे। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये मान के चलूँगा कि आप जीरो हो, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता और आप स्टार्ट कर रहे हो जर्नी को। ठीक है, मैं ये सोच के चलूँगा। और बता दूं कि ये बैच आप सीरियस लो। ऐसा नहीं करना कि आज क्लास किए, इंटू 2 में देख रहे हो, नहीं मन किया तो नहीं किए। नहीं, अगर आप सीरियस हो और इस बैच को सीरियस वे में ले लिए, तो लिटरली बता रहा हूँ कि आप आने वाले कुछ दिनों में अपने अंदर बहुत चेंजेस दिखेंगे। आपको लगेगा कि हाँ सर, हम जो है अब कुछ ट्रैक पे हैं, हमें अब जो शायद पूरे 4 साल में नहीं समझ पाए वो अब हमें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए। हाँ, अब सर मैं एक बच्चे का डाउट आ रहा है कि सर मैं लास्ट 4 साल से एफओ की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ मार्क्स से रह जा रहा हूँ। फिर देखो, ये आपके बैच, फिर आपके लिए बैच नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर मेरा फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, मेरे को कुछ ही नंबर से 1 2 3 नंबर से मेरा बच जा रहा है, मैं 1 2 3 नंबर से मेंस क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आपके लिए नहीं है। फिर आप मॉक पे फोकस करो, आपके लिए वो सफिशिएंट है ना। ये उन बच्चों के लिए है जो कि जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका ऑलरेडी एक यहाँ पे आप पहुँच गए हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस बैच की। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। तो बहुत ही यादगार बनाएंगे। और देखो, ये जर्नी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक चीज़ श्योर करना, ये बैच लगाना और एमसीक्यू, क्योंकि ये हमारा 3 बजे लाइव होगा, है ना। ये इसको ज़रूर लगाना, क्योंकि एमसीक्यू हम केवल इसका आंसर ये होगा नहीं करवाते। आपको वहाँ पे हम एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया हो, जो आपके एफओ में, इफको में, नबार्ड में, प्रीवियस सर्विस में पूछे गए हो, है ना। बीएचयू वगैरह के हम क्वेश्चन करवाते हैं आपको, और वहाँ पर आपको विथ डिटेल सॉल्यूशन के रूप में करवाया जाता है ना। केवल हम क्वेश्चन इसका आंसर ये होगा नहीं करते, हम एक एक क्वेश्चन को समझाते हैं, कैसे सॉल्व करनी है, कैसे उसको एग्ज़ाम में किस अप्रोच के साथ सॉल्व करनी है, सही एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करोगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो तो गाइज़ ये बैच भी आपको लगानी है। तो आपको 2 काम केवल करनी है, आप मेरी बात मान लीजिए। चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी स्टेज पर आप तैयारी कर रहे हो और इस लेक्चर को देख रहे हो, तो मेरे भाई आप एक बार 3 PM वाला, जो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, आप 3 PM में जो आप हमारा MCQ वाला लेक्चर होगा उसको डेफिनेटली ज़रूर लगाना, और आपका 8 PM पे ये जो बैच है वो ज़रूर लगाना,
है ना। आप देखना, आप बस कुछ नहीं करो, आप 10 दिन लगा के देखो, आपको कितने चीज़ें समझ में आने लगेगी। फिर आप बोलना कि हाँ सर अभी तक अब मैं कुछ नहीं आ रहा था, बट अब हमको लगता है कि कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सोच के साथ जाना, कल के लिए कुछ नहीं होता है, कल कल करने लगोगे ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। ये एमसीक्यू आपको सारे सब्जेक्ट के करवाए जाएंगे। आप ये सारे एग्जाम, क्योंकि एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम के पैटर्न के ऊपर हम सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चन को, और आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू कंसेप्ट सब कुछ करवाते हैं। ठीक है, तो ये 1 बैच कंप्लीट प्रिपरेशन, इनके पीडीएफ भी आपको मिल जाती है ना। आपको वीकली टेस्ट भी देखने को मिलेगा, डाउट सपोर्ट भी आपको मिल जाएंगे, आपको फिर यहाँ पे रैंक भी दिखाया जाएगा भी आपका क्या रैंक आया। तो ठीक है ना, तो ये इसको सीरियस होकर आप लीजिएगा। ये है हमारा यूट्यूब चैनल, अगर आप नहीं जानते होंगे, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एकेडमी नाम से हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे हम आपको लॉट्स ऑफ एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस की जो है प्रिपरेशन करवाई जाती है। ये हमारा फंडामेंटल लेक्चर है। यह हमारा शेड्यूल जो कि आपको पता होनी चाहिए कि 3 बजे हमारा एमसीक्यू सीरीज आता है जो कि सारे एग्रीकल्चर एग्जाम को कवर करेगा, और 8 बजे हमारा 0 to एडवांस बैच आएगा जो कि फाउंडेशन बैच है, कंसेप्ट क्लियर करना। और आपको मैं यहाँ पे गाइड भी करता रहूँगा कैसे आपको आगे बढ़नी है थ्रू आउट द जर्नी। नो लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशन को। और ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो होप सो आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मेरे को ये बता दो कि सर आपने बहुत पढ़ा है एग्रीकल्चर, हमने 4 साल एग्रीकल्चर पढ़ लिए, लेकिन एग्रीकल्चर का क्या आपको सही मीनिंग पता है कि एग्रीकल्चर होता क्या है? एनीवन? आप बोलेंगे सर हाँ खेती करते हैं सर, मिट्टी में हल चलाते हैं, उसमें फसल लगा देते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है, आपको बताऊंगा मैं अभी आपको। देखो 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, मैं ब्लैक कलर ही यूज़ करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे आप। तो यहाँ पे एक टर्म होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, एक टर्म आप देखेंगे फार्मिंग, ठीक है, और एक टर्म होता है क्रॉपिंग। एनीवन? किसी को पता है ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है? एग्रीकल्चर, फार्मिंग और क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, वो लग रहा है सर ये क्या लॉजिक लेकर आए, सर हम तो एग्रीकल्चर ही सुने थे, कहाँ से टर्म आ गया। देखो ध्यान से, यही सब जो चीज़ें होती है ना आपके एग्जाम के अंदर आपको मार्क कर जाती है। आज मैं आपको एमसीक्यू करवा रहा था, वहाँ क्वेश्चन क्या था, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ फाइटोब्लास्टिक क्रॉप। आपको फाइटोब्लास्टिक का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपका देखो ध्यान से सुनो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन का लेवल यहाँ पहुँच चुका है, बहुत ऊपर चला गया है। अब ये सिंपल क्वेश्चन नहीं आते मेरे भाई कि हु इज़ द फादर ऑफ, ये नहीं आएगा क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन ही लैंग्वेज ही आपको ऐसा मिलेगा, अगर आप हमारे एमसीक्यू सेशन को अटेंड करोगे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। आपको ये क्वेश्चन के थ्रू ही पता कर लेंगे कि आपके टर्मिनोलॉजी क्लियर है नहीं है, नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये नहीं करनी है आपको, इसलिए हम एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे। चलिए बताइए एग्रीकल्चर, फार्मिंग और क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखो जब भी हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की तो ये एक ब्रॉड टर्म होता है गाइस। ये क्या होता है? एक ब्रॉड टर्म होता है, एक बड़ा टर्म होता है जिसमें हमारा सब कुछ आ जाता है। अगर हम खेती की बात करें सर ठीक है, हम ना पशुपालन कर लेते हैं, तो अगर हम पशुपालन करते हैं तो ये इसमें आ जाएगा। अगर हम फसल लगाते हैं तो ये भी इसमें आ जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ क्या आएगा सर? एक्सटेंशन। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन को यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि सर जो हम नॉलेज का किसानों के बीच में वितरण करते हैं, नॉलेज का जो हम ट्रांसमिशन करते हैं, केवीके वगैरह जो हो गया, जो रिसर्च करते हैं, तो जो रिसर्च का पार्ट हो गया ना वो भी इसी एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर के अंदर केवल खेती बाड़ी नहीं, इसके अलावा जो रिसर्च हो गया, जो एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, जो आपका फार्मिंग, जो पशुपालन हो गया, डेयरी फार्म हो गया, ये सारे चीज़ में आते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म होता है, बड़ा टर्म होता है, ठीक ना। बट अगर हम फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग के अंदर केवल जो हम क्रॉपिंग करते हैं, जो हम खेती बाड़ी करते हैं, इसके अलावा जो हम पशुपालन करते हैं, जो हम
पशुपालन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर केवल दो चीज़ें आती हैं, जो आप खेती बाड़ी कर रहे हो, जो फसल को आप लगा रहे हो, और इसके अलावा आप जो भी पशुपालन कर रहे हो, मधुमक्खी पालन कर रहे हो, आप डेयरी फार्म चला रहे हो, आप सिल्क वार्म की रियरिंग कर रहे हो, तो ये सारे किस में आते हैं, फार्मिंग के अंदर। यहाँ पे आपका रिसर्च वगैरह एक्सटेंशन का पार्ट नहीं आता है, ठीक है। बट अगर हम क्रॉपिंग की बात करें तो क्रॉपिंग के अंदर केवल और केवल हम फसल की बुआई करते हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ हम सर फसल ही लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मतलब किसी भी तरह के पशुपालन वगैरह नहीं करते, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछूं एग्जाम के अंदर, मान के चलो आ गया ये तीनों टर्म और इसमें से बड़ा कौन है, तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर सबसे बड़ा टर्म होता है, फार्मिंग उससे छोटा और क्रॉपिंग उससे छोटा, ठीक है। ये समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग और क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एनीवन? चलिए बढ़िया, आगे बढ़े। चलो अब ये फार्मिंग से आ गया सर, अब हमारे पास ये और टर्म आता है सर, ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हम बहुत कुछ सुने। देखो मैं बताऊंगा, सारे चीज़ बताऊंगा, बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको आगे काम आएंगी वो बता दे रहा हूँ आपको। देखो एक टर्म और आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्शन। हाँ सर, प्रोडक्शन तो हम बहुत लिए हैं। एक टर्म होता है प्रोडक्टिविटी। एनीवन? किसी को क्लियर है ये वर्ड? बहुत कंफ्यूज होते हैं ये। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था ना तो मैं भी कंफ्यूज होता था कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं इसको इसमें बोलता था, इसको इसमें बोलता था, है ना। बट ये बहुत सी इजी सा कई बार आपके इंटरव्यू में, कई बार आपके जो बेसिक वाइवा वगैरह में पूछा जाता है क्या डिफरेंस है दोनों में। तो इसको समझाते हैं आपको एक बहुत ही ऐसे इजी एग्जाम्पल के साथ, जिस एग्जाम्पल को सुनने के बाद आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। चलो मान के चलते हैं कि ये फार्मर ए है और ये फार्मर बी है, ठीक है ना। अब फार्मर ए के पास मान के चलो, कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, कलर ठीक है। मान के चलो इसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, आपको दिखाई पड़ रही है? एक मिनट भाई, एक्चुअली बैकग्राउंड कौन सा कलर लूँ, ठीक है। मान के चलो इनके पास 10 एकड़ का, जब 10 हेक्टेयर का मान के चलो ज़मीन है इसके पास, और इनके पास भी आपके देखेंगे तो 10 हेक्टेयर, या फिर इसके पास मान लो 5 हेक्टेयर, ठीक है। 5 हेक्टेयर मान के चलो, तो फिर आपको और कन्फ्यूज होगे। ये किसान भी है जिसके पास 5 हेक्टेयर का ज़मीन है ना। अब ये जो फार्मर ए है वो ये 10 हेक्टेयर से क्या करता है, 400 क्विंटल का उत्पादन लेता है, ठीक है। और ये किसान बी जो है ना, फार्मर बी जो है वो 5 हेक्टेयर से मांग के चलो कितना, ये भी 400 क्विंटल का जो है वो उत्पादन लेता है। मतलब आप देखेंगे कि फार्मर ए ये 10 हेक्टेयर से 400 क्विंटल ले रहा है, और फार्मर बी जो है वो 5 हेक्टेयर से 400 क्विंटल का उत्पादन ले रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपसे ये पूछता है कि भैया बताओ प्रोडक्शन क्या होता है। तो अब देखो, जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये जो टोटल उत्पादन लिया, ये पूरा ज़मीन से 10 हेक्टेयर का ज़मीन था, इस पूरी ज़मीन से जो इन्होंने उत्पादन लिया दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ये 400 क्विंटल लिया ना, तो ये इसका क्या हो गया, प्रोडक्शन, ठीक है। और ये 5 हेक्टेयर से जितना उत्पादन लिया वो हो गया इसका प्रोडक्शन। तो इसका अगर आपसे पूछे कि भैया फार्मर ए और फार्मर बी का प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 400 क्विंटल, ठीक है। देखो सिंपल है, ये ज़मीन है आपका, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मैं आप ही का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये ज़मीन है आपका, इस पूरी ज़मीन में आपने मान के चलो फसल की बुआई करी, है ना, गेहूँ की बुआई करी, और इस पूरी लैंड से आपने क्या करा कि आपने 10 क्विंटल उत्पादन लिया, ठीक है। तो ये जो 10 क्विंटल जो कि आपने पूरी की पूरी फील्ड से, पूरी की पूरी ज़मीन से ली है ना, ये क्या हो गया आपका, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अब यह देखो, अब एक बात आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में हम पूरा नहीं, पर हेक्टेयर मान चलो ये 1 हेक्टेयर पूरा का पूरा 10 मान लो पूरा का 10 हेक्टेयर खाना था ना, तो 1 हेक्टेयर से, इस 1 हेक्टेयर से आपने कितना उत्पादन लिया, पर हेक्टेयर कितना उत्पादन लिया। ओवरऑल की बात करोगे तो प्रोडक्शन कहलाएगा, लेकिन 1 हेक्टेयर पर हेक्टेयर से कितना उत्पादन ले रहे हो वो आपका प्रोडक्टिविटी कहलाता है। समझ में आई मेरी बात, है ना। अब ध्यान से देखो, अब इस केस में अगर हमें प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो भैया प्रोडक्टिविटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है
प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एरिया। कितना आपका प्रोडक्शन आया था बताइए मेरे को। आप अगर किसान या फार्मर ए का निकालोगे तो फार्मर ए का प्रोडक्शन था सर 400 क्विंटल, ठीक है। कितना एरिया था इसके पास एरिया था 10 हेक्टेयर, ठीक है। काट दो तो इसका 40 जो है वो क्या आ जाएगा, इसका 40 क्विंटल इसका पर एकड़ जो है, पर हेक्टेयर जो है उत्पादन इसका आ रहा है, प्रोडक्टिविटी आ रहा है, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। इस तरीके से आप इसका निकालोगे तो सिंपल सी बात है, इसका देखोगे तो प्रोडक्शन कितना था 400 क्विंटल, लैंड कितना था 5, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 80, ठीक ना। तो ये सिंपल सा जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा प्रोडक्टिविटी। तो होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी कि प्रोडक्शन क्या होता है और प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ठीक ना। समझ में आ गया आपको? एनीवन किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म है जो आपको कंफ्यूज करेगा आगे चल के। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूला के साथ समझाने की कोशिश करी है, ठीक ना। एक शब्द में याद रखो ना भाई कि ओवरऑल जो आपने पूरे फील्ड से ली वो प्रोडक्शन कहलाता है और पर हेक्टेयर जो आपने लिया वो प्रोडक्टिविटी कहलाता है, ठीक ना। सिंपल। चले आगे बढ़ें, इसको करते हैं इरेज। कितनी बातें आपको बता रहा हूँ जो कि आपके आगे काम आएगा। और ये सब चीज़ें ऐसी है ना जो आपको एग्जाम में ट्रैप करता है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों को ऐसा चीज़ें जो होती है वो नहीं पता होती है और वो सीधा कूद जाते हैं कि भैया हमको नबाड़ी करना है, हमें एफओई करनी है, और ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो है उनको नहीं पता होता है। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मर। ये चीज़ें जो बता रहा हूँ आप नोट कर लेना कहीं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मर की बात करें और किन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, लैंड होल्डिंग के अकॉर्डिंग। कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि भैया फार्मर का क्या क्लासिफिकेशन है और किस टाइप के फार्मर को क्या बोलते हैं। आपके देखेंगे एग्जाम के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से, है ना। तो जो बताऊंगा एग्जाम के रिलेवेंट ही बातें बताऊंगा। हम जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना जो बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, वो बता रहा हूँ आपको। अब देखो टाइप्स ऑफ फार्मर की बात करें तो आपको पता है इसको याद कैसे करेंगे। इसके लिए कोड वर्ड क्या है आप याद रखिएगा। आप जो जैसे मैं याद किया हूँ MSSML, ठीक है। अब ये एम से क्या हो गया सर, एम से होता है आपका मार्जिनल फार्मर। अब मार्जिनल फार्मर किसको बोलते हैं तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखना कि ऐसे फार्मर जिनके पास लैंड होल्डिंग मतलब टोटल ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। अब स्मॉल फार्मर किसको बोलते हैं तो स्मॉल फार्मर ऐसे फार्मर को बोलते हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग मतलब ज़मीन 1 से 2 हेक्टेयर होता है। याद कर लो, अभी बात के लिए कुछ नहीं कि सर बाद में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ही मेरे साथ बोलो मार्जिनल फार्मर किसको बोलते हैं, ऐसे फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होता है हम सर मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। स्मॉल फार्मर किसको बोलते हैं, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर होता है। अब ये ऐसे क्या हो गया, सेमी मीडियम फार्मर, है ना। डाटा मीडियम नहीं पहुंचोगे, सेमी मीडियम पहुंचोगे। तो सेमी मीडियम के पास क्या होता है, ऐसे फार्मर जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर ज़मीन होता है ना, उनको हम सेमी मीडियम बोलते हैं। फिर ये एम से क्या हो गया, मीडियम फार्मर। अब मीडियम फार्मर क्या होते हैं, जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर का ज़मीन होता है। और एल से आ गया सर लार्ज फार्मर, तो जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होता है ना, वो लार्ज फार्मर में आते हैं। और हमारा इंडिया जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है पता है आपको, एनीवन किसी को पता है कि हमारे इंडिया में क्या स्थिति है, हम यहाँ पे लाई करते हैं। हमारा फार्मर जो यहाँ जूझता है, हमारे पास या तो 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है या तो 1 से 2 हेक्टेयर का ज़मीन है। एवरेज की बात करें तो अगर आपके पास 10 हेक्टेयर है तो अब लार्ज फार्मर में आते हो, अब बड़े आदमी हो। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो हमारे कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीन तक नहीं है, वो ज़मीन दूसरे के ज़मीन पर खेती करते हैं, बदले में उनको पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्थिति है, हम यहाँ पे हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पे रैंक करता है, हम इन लेवल में आते हैं, हमारे पास बहुत ही ज़मीन की कमी है ना। समझ में आई बातें। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भैया फार्मर क्या होता है, लैंड होल्ड मतलब ये हमारे लैंड होल्डिंग के अकॉर्डिंग हमारी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन फार्मर की क्या होती है, ठीक है। एनीवन सब क्लियर हो गया, चले आगे बढ़े।
चलिए, अब ये हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जो आपको एग्ज़ाम में काम आएँगी। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट से ब्रांचेज़ जो आपको पढ़नी है और आप मुझे सजेस्ट करेंगे सर पहले कौन से ब्रांच को आप पढ़ना चाहते हो? पहले आप जो जिस ब्रांच के बारे में बात करेंगे हम उन्हीं ब्रांच के ऊपर चलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करें कि आपका देखो हुआ क्या कि हमने खेती करनी स्टार्ट करी, ठीक है? तो हमें लेटर ऑन ये महसूस हुआ कि भैया हम केवल तो पहले क्या करते थे ना कि लैंड है हमारे पास तो इसमें यहाँ पे हल्का सा हम पोर्स किए, छिद्र किए, है ना? और यहाँ पे अपने सीड डाल दिया, उसको कवर कर दिए और हम ये हाथ से फसल हमारा उग गया। लेकिन लेटर हमें महसूस हुआ कि जब तक हम मिट्टी को मैनेज नहीं करेंगे, जब तक हम फील्ड की मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करेंगे, हमारा उत्पादन उतना नहीं आएगा। दैट्स फिर वहाँ से हमारा आया क्या? एग्रोनॉमी, जहाँ पे हम फील्ड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, है ना? क्या पढ़ते हैं? फील्ड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा एग्रोनॉमी इसी का ब्रांच है, एग्रीकल्चर का ब्रांच है। फिर हम ये देखें कि भैया हमारा मिट्टी, क्योंकि देखो केवल फील्ड मैनेजमेंट से नहीं, आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो आप फील्ड की मैनेजमेंट कर रहे हो, जिस रूप को सवार होता है ना भाई कि ये लड़कियाँ क्या करती है? मेकअप करती हैं। वो क्यों मेकअप करती है? ताकि हम सुंदर दिखें, है ना? तो वो लिपस्टिक वगैरह जो है वो मैनेजमेंट वो क्या हो गया? उसका उनका एग्रोनॉमी हो गया, वो मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, है ना, सुंदर दिखने के लिए। लेकिन अब अंदर से आपको 10 बीमारियां हैं। वो लड़कियां जो भाई ऊपर से आप चमक रहे हो, ऊपर से आपने पाउडर लगा लिया, क्रीम लगा लिया, सब लगा लिया, बाल अच्छे तरीके से झाड़ लिए, लेकिन अंदर से आपको बीमारियां हैं, ठीक है? तो वो क्या हो गया भैया? बीमारियां हो गई तो आप अंदर से ठीक ही नहीं हो, तो भैया वो उनका क्या हो गया? सॉइल साइंस हो गया। दैट मीन्स कि मिट्टी के अंदर कितने माइक्रोब्स हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स लेवल है, उनका मिट्टी का हेल्थ है, जिसमें आप फार्मिंग कर रहे हो, जिसमें आप खेती करने के बारे में सोच रहे हो, उनमें क्या जान भी है मिट्टी के अंदर, ठीक है? या फिर सिर्फ ऊपर से अच्छा है? तो वो हम सब जहाँ पे हम मिट्टी की स्टडी करते हैं, है ना, तो वो हमारा किस में आता है? सॉइल साइंस के अंदर। फिर आता है हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे हम केवल फसल पे फोकस नहीं करेंगे। यहाँ से ये चीज़ समझ में आया कि भैया अगर हमें आगे बढ़नी है, हमें अपने लेवल को आगे लेके चलनी है, तो हमें केवल क्रॉप के ऊपर डिपेंड नहीं रहनी है, हमें बागवानी फसल की तरफ मूव करनी है, हमें हॉर्टिकल्चर जैसे कि आपका तरबूजा हो गया, आपके एप्पल्स हो गए, तो इनकी तरफ मूव करो क्योंकि हाई वैल्यूड क्रॉप होते हैं और इनसे हमारा उत्पादन ज़्यादा मिलता है और हमारा जो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इनका होता है। आप देखेंगे तो केवल हम क्रॉपिंग से उतना अर्न नहीं करते जितना हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप से करते हैं, ठीक है? इसलिए हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है, वो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? देन हमें समझ में आया कि केवल फसल और केवल फ्रूट्स से काम नहीं बनने वाला, हमें क्या करनी है? हमें डेयरी फार्म की तरफ, हमें पशुपालन की तरफ। आज हम जो ओढ़ते हैं, जो पहनते हैं, कहाँ से आता है? जानवर से आता है ना? हम जो मीट खाते हैं, जो हम अंडे जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो कहाँ से आता है? एनिमल हस्बेंड्री से आता है, पशु से आता है। तो उनका जो हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के ब्रीड्स के बारे में, पोल्ट्री के बारे में, है ना, तो मिल्क इंडस्ट्री के बारे में, वो कहाँ पे आता है? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है, ठीक है? चलिए, अब यही बात हमारे यहाँ भी, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर मैंने बताया बहुत बड़ा टर्म है। आपने 4 साल एग्रीकल्चर कर लिए हो ना, तो आप अपने पहले पीठ को थपथपाओ कि भैया हमने बहुत बड़ी काम करी है, छोटे मोटे काम नहीं किए हो आप। अरे भैया 4 साल आप इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ के आपने सेमेस्टर एग्जाम पास करी है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार, है ना? इसलिए खुद को डिमोटिवेट मत करो कि भैया अरे हमसे तो कुछ नहीं हो पाया ज़िंदगी में। नहीं नहीं, आप देखो ना कितने सारे सब्जेक्ट हैं, आपने कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ के पास किए हो। देन हमारा आया कि भैया एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम सर प्लांट के अंदर, क्योंकि उसमें डिजीज़ बहुत बीमारी आती थी सर, ये हमारा प्लांट था, इसमें बीमारियाँ बहुत आती थी, हम लगाते थे लेकिन साला बीमारी आ जाता था, ठीक है? लेकिन अब इसमें करें क्या हम? तो हमने क्या किया, फार्मर्स ने, हमने नहीं बल्कि जो साइंटिस्ट क्या किए, इसके जीनोम में चेंज करें, इसके जीन में चेंज करें और इस प्लांट को क्या बना दिया? डिजीज रेजिस्टेंस। अब कोई भी पेस्ट इसमें अटैक ही नहीं होता सर, इनकी हाइट भी अच्छी खासी होती है, प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, है ना? देन हमारा आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या करते हैं? आपको पता है कि हम अगर खेत को प्लॉइंग कर रहे हैं और यहाँ पे प्लॉइंग करने से अगर एक किसान, पहले आप देखेंगे पहले जब आप 2000 की ही बात करें तो वहाँ पे फार्मर्स क्या करते थे? जानवरों से वो प्लॉइंग क्या करते थे, तो बहुत अच्छा खासा टाइम लगता था और ऊपर से पशु का फीडिंग का चार्जेस वगैरह अलग से आते थे और टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो हम आज क्या कर रहे हैं? खुद को मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। आज हम ड्रोन से फार्मिंग करते हैं, ड्रोन से पेस्टिसाइड वगैरह का
स्प्रे करते हैं, हम आज प्लोइंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, है ना। इनफैक्ट आप लॉट्स ऑफ वर्क ऐसे हैं जो कि हम आज मशीनों के माध्यम से करते हैं और कहीं ना कहीं कम टाइम में हमारा टाइम सेविंग होता है, एनर्जी के मतलब सेविंग होती है और अच्छे लेवल से जो है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो हमारा कहाँ पे आता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर आता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर आपको पता है कि केवल हम फसल लगा दें तो फसल हमारा खुश बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। आप अगर फसल लगा देंगे तो फसल बहुत खुश हो जाएगा। अब इसको दूर करने के लिए क्या है भैया, इसमें पेस्ट लग जाते हैं। आप देखेंगे कि फसल आप लगाए उसमें चारों को कीड़ा दिख रहा है, तो हम जो इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जो एग्रीकल्चरल इंसेक्ट्स होते हैं, वो कहाँ पे पढ़ेंगे हम, एंटोमोलॉजी के अंदर। अब जो बीमारियां लग रही हैं, जो प्लांट में आपको अलग अलग टाइप की बीमारी दिख रही हैं, वो हम प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अब आपने फसल लगाया, अब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सेल करना है, एमएसपी क्या मिल रही है उस पर, है ना, तो वो हम कहाँ पढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब जो आप नॉलेज, जो केवीके काम क्या करता है, नॉलेज को बांटता है, किसानों को देता है, जानकारी किसानों तक पहुंचाता है ना, तो वो आपका एक्सटेंशन में आता है। अब आपने क्योंकि फसल की सोइंग कर दी, अब उनको आपको हार्वेस्ट भी करना है, तो हार्वेस्ट के बाद की स्टडी होती है वो यहाँ पे आता है। फूड साइंस एक्चुअली हमारा ये पार्ट नहीं है, बट फिर भी हम इसको थोड़ा बहुत तो देखते ही हैं। इसके अलावा और ब्रांचेस आपको याद आ रही हैं क्या? एनीवन, आपको ऐसा लग रहा है कि सर कोई ब्रांचेस और भी हो सकते हैं इसके अंदर जो आप शायद नहीं बता पाए या फिर नहीं बताए? यस, देखो, एक होता है आपका अर्बोरिकल्चर। एनीवन, अर्बोरिकल्चर क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग? सर अर्बोरी, हम बोरा धोते हैं। अरे भैया बोरा धोते हैं, क्या बोल रहा है आपको? अर्बोरिकल्चर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तरह का ये आर्ट होता है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं ट्री के बारे में, श्रब्स के बारे में, है ना, वुडी प्लांट के बारे में। ठीक है, समझ में आ गई? अब एक होता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में क्या करते हैं सर? एनीवन बताइए, वर्मी कल्चर में क्या करते हैं? चलो यहाँ बताता हूँ। वर्मी कल्चर में क्या करते हैं? वर्मी कल्चर में हम अर्थवर्म की रियरिंग करते हैं, ठीक ना। इसके अलावा आपका और आ गया पीसी कल्चर, है ना, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या करते हैं? पीसी कल्चर में हम लोग फिश की रियरिंग के बारे में पढ़ते हैं सर। इसके अलावा आपका सेरीकल्चर आ गया। सेरीकल्चर में सिल्क वार्म के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। एपीकल्चर में क्या आ गया? हम हनी बी के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे मधुमक्खी निकाला जाता है, मध कैसे निकलता है, ठीक है, ये सारे इसमें आ गया। ठीक ना, समझ में आ गया? आगे बढ़े, तो ये इनकी ब्रांचेस थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब क्या आ गया? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है? एनीवन, थोड़ा ये लिखा हो, बाद में पढ़िएगा, आप खुद के दिमाग से लगाओ कि आखिर एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर एग्रीकल्चर ना हो तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? पहला क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ, अगर एग्रीकल्चर ना हो तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं सर, हम एक दिन बिना दवा खाए रह सकते हैं, बिना चलो खुश करता हूँ आपको सर, बिना हम दारू पिए, हाँ, बिना बियर पिए हम रह सकते हैं, बिना सिगरेट पिए रह सकते हैं, बिना मिल्क पिए रह सकते हैं, है ना सर, बिना हम मोमोज पिज़्ज़ा खाए बिना रह सकते हैं। लेकिन सर हमें अगर जो बेसिक हमारा जो चावल दाल जो एग्रीकल्चर की कमोडिटी है वही ना मिले तो सर हम नहीं रह पाएंगे। हम बिना डांस किए रह सकते हैं, लेकिन सर जब तक हमें खाना ही ना मिलेगा तो हमारी एनर्जी ही हमको नहीं मिलेगी, और जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी हम किसी काम को नहीं कर पाएंगे। आपको बताऊंगा आपको कि लॉट्स ऑफ ऐसी फेमाइन आई जहाँ पे एक फसल बर्बाद होने की वजह से लाखों लोग मारे गए क्योंकि उनके पास खाने को नहीं था। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे कि कोरोना के टाइम पे आपका एग्रीकल्चर ही केवल ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव में था, बाकी सारे सेक्टर आपके डाउनफॉल में चले गए थे। क्योंकि भाई कोरोना है ठीक है, लेकिन क्या हम खाए बिना रह सकते थे? नहीं। वहाँ पे भी आप पढ़े होंगे कि वहाँ पे क्या बताया गया था कि आप ऐसे भोजन को यूज़ करो जिसमें आपका इम्यून सिस्टम को जो आप स्ट्रॉन्ग करे। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो न्यूट्रिशन, वो फूड कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस तो है। देखो सबसे पहला आता है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। जाहिर सी बात है कि हमें ये देता है भाई, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी देता है कि आज हमें जो भोजन मिलती है एग्रीकल्चर से आता है। जो हम अनाज, फल, सब्जियां, दालें, दूध, मांस आदि जो भी खाते हैं कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है,
इसके अलावा आप देखेंगे इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड, आपको पता है कि ये हमारे जीडीपी के अंदर, हमारे इकोनॉमी के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है। दैट्स वाई कि गवर्नमेंट भी इसकी तरफ फोकस करती है ना। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये घर चलाने के लिए वो इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप देखेंगे आज अभी तो फ़िलहाल लोगों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि आपको याद होगा कि आज भी आपके दादा, आपके पापा लोग देखेंगे कि वो नहीं पढ़ पाए तो वो कहाँ पे चले जाते हैं, खेती में करने चले जाते हैं, वो खेती करते हैं, है ना। आप आज आपके दादा देखेंगे, आपके घर में देख लो आप कि भैया वो अर्निंग नहीं कर पा रहे थे बट उनके पास ज़मीन था तो वो खेती करने लग गए। तो आज भी देखेंगे ना तो ये रोज़गार का एक अच्छा साधन है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट तो करता ही है भाई लोगों को। इसके अलावा सप्लाइंग रॉ मटेरियल, आपको पता है कि आज जो भी इंडस्ट्रीज़ हमारे हैं, अगर हमारा एग्रीकल्चर ना हो तो इनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, और जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो इनकी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, और हमारा तो भैया हमें वो जो प्रोडक्शन मिलती है, हमें जो सामग्री मिलती है वो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम कच्चे माल की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, तो वो कहाँ से आता है, हमारा एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चले, इसके अलावा आप बात करें कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो इसमें क्या आ गया आपका। अब देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि भैया ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को बहुत अच्छा तरीके से सपोर्ट करता है। आज हम देखिए क्यों बात करते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ, है ना। आप देखेंगे जहाँ अच्छे खासे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ अच्छी खासी बारिशें होती हैं, क्योंकि जब तक आपके पास हमारा एक अच्छा इकोलॉजी नहीं होगा, जब तक आपके पास अच्छा बैलेंस, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होगा, तब तक आप नहीं रह पाओगे। आपको लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, है ना। इनफैक्ट आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो आपके पेस्ट होते हैं, जो आपके बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं उनकी भी जाति खत्म होती हुई दिखेगी। तो हमें एग्रीकल्चर क्या करता है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनाता है ना। हमें क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए ये एक सपोर्ट करता है, हमें शुद्ध हवा देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर हमें पशुओं को पालने का एक आधार प्रदान करती है, जहाँ पे हम कृषि पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना, जिससे हमें दूध, मांस, है ना, पशु उत्पादकों की जो संभावित जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमें वहाँ से मिलती है। जैसे अगर आपने सीप की रियरिंग करोगे तो उसके जो बाल्स होते हैं, जो उनके खर होते हैं, उनसे क्या हम मोटे जो रजाई होते हैं वो बनता है ना। तो एक वो भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता होगा कि मिल्क को हम क्या बोलते हैं, मिल्क एक ऐसा बोल सकते हो कि ड्रिंक है जिसके अंदर सारे, है ना, लगभग एक कंप्लीट फूड इसको बोला जाता है, ठीक ना। समझ में आ गई बातें एनीवन। इसके अलावा आपको पता है कि एग्रीकल्चर से एक चीज़ और होता है जो कि आप शायद डिस्कस करना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो है ना, आज हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हमारा रैंक नंबर 1 है। जैसे मिल्क वगैरह देखे होंगे तो इसमें हमारा नंबर 1 रैंक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा खासा, क्योंकि हम खुद भी अगर जैसे मसाले देखेंगे, मसाला भी हमारा नंबर 1 रैंक है, तो हम ऐसे करेंगे ना, अगर हम उत्पादन में नंबर 1 रहेंगे तो हम क्या करते हैं, बाहर की कंट्री को हम एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। और बाहर की कंट्री को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या होती है, बदले में पैसा अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट होता है कि हम चाय का, कॉफ़ी का, मसाले का, चावल का, कपास का, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर, बदले में हमें वहाँ से क्या मिलती हैं, पैसे मिलती हैं, ठीक है। तो हम एक्सपोर्ट क्यों कर पा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सर हमारे पास प्रोडक्शन अच्छा खासा है, ठीक है। समझ में आ रही बातें। और इसलिए हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं भैया, अगर हमारा इंडियन इकोनॉमी अच्छे लेवल पे है तो उसके पीछे हमारा कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हो तो ये मत देखो यार कि आपके पास रोज़गार नहीं है, आपके पास ये बहुत कुछ ऐसे हैं जो कि आप कर सकते हो और कहीं ना कहीं हमारे इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लास्ट आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ऐसे हताश हो रहे हो कि भैया अगर हमारा जॉब नहीं निकल रहा है, अगर कोई बहुत सी बात है, इसमें कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि तैयारी कर रहे होंगे 4-5 साल से और इनका एक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो एक AFO का स्टूडेंट था, है ना, मेरे कॉन्टैक्ट में। ये 4 साल तैयारी किया, AFO इसका नहीं निकला, प्री निकला, मेंस में भी, इंटरव्यू में इसको नंबर अच्छा नहीं मिलते थे तो इंटरव्यू में वो हमेशा छट जाता था। तो इन्होंने क्या किया भैया, एक डेयरी फार्म खोला ये,
ठीक है, एक गाय इन्होंने अच्छी नस्ल की गाय रखी और फिर यहाँ से उन्होंने इनके जो दूध थे उनको सेल करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे 2 से 3, 4 से 4, 5 गाय उन्होंने अच्छे नस्ल की ले ली, है ना, और ये एक डेयरी फार्म खोल दिया। और आपको यकीन विश्वास नहीं करोगे, ये इस डेयरी फार्म से, ठीक है, महीने का कम से कम 2 से 3 लाख महीने का इनकम बता रहा हूँ आपको, 2 से 3 लाख का अर्निंग करता है। तो भाई इसको क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट AFO का? यहाँ पे रहता तो 70-75 हज़ार की सैलरी मिल रही होती, बस इसका मंथली इनकम 2 से 3 लाख रुपया है। तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में आपका रोज़गार नहीं है। एग्रीकल्चर आपको सिखाती है कि ठीक आप जॉब तो करो, लेकिन आप बिजनेस की तरफ भी अपना माइंडसेट रखो कि हाँ बिजनेस में हम किस सेक्टर में अच्छे कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में अभी भी हमारा इंडिया प्रोसेसिंग सेक्टर में बहुत पीछे है। हम आज किसान क्या करता है कि भैया टमाटर खत्म हो गया, टमाटर का रेट गिर गया, हम सड़कों पर फेंक देते हैं। दूध आप देखेंगे पंजाब के अंदर दूध का रेट गिर गया था तो वो लोग उसको दूध को सड़कों पर बहा दिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास प्रोसेसिंग सेक्टर होता तो हम यही टमाटर को जाके इंडस्ट्री में बेच देते, और इंडस्ट्री या फिर हमारे पास खुद की प्रोसेसिंग सेक्टर होती तो हम ये टमाटर का केचप बना के, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बना के हम मार्केट में बेचते हैं। एक टमाटर से हमें 10 रुपये मिलता है, लेकिन इसी केचप को आप इसी टमाटर को आप मैन्युफैक्चर करके, प्रोसेसिंग करके अगर केचप बना के बेचोगे तो यही टमाटर आपका 50 रुपये किलो, 50 रुपये पैकेट बिकेगा, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ कि हमारा ये सेक्टर बहुत है जाके जहाँ पे हमें फोकस करनी है, और प्रोसेसिंग सेक्टर में हमारा इंडिया आज भी पीछे है। और अगर आपने अपना कमांड प्रोसेसिंग सेक्टर में बना दिया तो आपको अच्छा खासा अर्निंग मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, बिना एग्रीकल्चर के हम सोच ही नहीं सकते लाइफ को जीने का, ठीक है। चलिए फिर अब हम इंपॉर्टेंस की बात कर लिए, थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस के बारे में। देखो आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो हम ऐसी बातें करेंगे जो कि आपको एक आपकी आत्मा को झकझोर दे, थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या एग्रीकल्चर सच में अच्छा स्कोप है या नहीं है, ठीक है, अच्छा ब्रांच है या नहीं है। क्या चैलेंज आज हमारा इंडिया, हम इतना कुछ होने के बाद भी हम इतने अच्छे हमारा बैकबोन है हमारा, हम एक इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर, हमें आज बहुत देखेंगे बिना हम एग्रीकल्चर के सोच नहीं सकते, लेकिन आज भी हमारा किसान सुसाइड करता है, हमारा किसान आज भी एग्रीकल्चर से दूर भागना चाहता है। आज भी हमारे कोई पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स एग्रीकल्चर में होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा एग्रीकल्चर में आए, ठीक है। आज भी कुछ ऐसे लोग जो इंजीनियर थे अच्छे खासे में, वो इंजीनियरिंग को छोड़ के एग्रीकल्चर में आए, उनके पेरेंट्स आज भी उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। क्यों? आखिर एग्रीकल्चर को लेकर इतना भेदभाव क्यों, इतना बायस्ड क्यों है? इसके पीछे का रीज़न है कि हमारे पास आज बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कमियां हैं, जिनकी चैलेंजेस हैं, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे कि भैया एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा जो हमारे पास दिक्कत ये होती है कि हमारे पास एवरेज लैंड होल्डिंग है। मैंने जस्ट बताया था आपको कि मैं तो इसलिए बता रहा था कि आपको पता होना चाहिए भैया कि लैंड होल्डिंग एवरेज बता रहा है तो कितना होना चाहिए। हमारे पास ऐसे बहुत ही, मैंने बताया था ना आपको कि फार्मर ऐसे हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं है, बहुत कम ज़मीनें हैं, तो वो क्या करेंगे, तो बेचारे वो, उनके पास तो खेती नहीं है तो बहुत कम ज़मीन है तो वो खेती नहीं कर पाते। और है भी, देखो आप पंजाब चले जाओ, आप हरियाणा चले जाओ, एक किसान का ज़मीन पूरा एक जगह पे दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं, आप खुद को देख के देखिए कि हमारे पास आज कैसा है। हमारे पास फ्रेगमेंट स्कैटर्ड लैंड है, एक ज़मीन, आधा ज़मीन यहाँ पे है, है ना, आधा कट्ठा यहाँ पे है, आधा कट्ठा यहाँ पे है, आधा कट्ठा यहाँ पे है। तो दिक्कत क्या आती है कि हम यहाँ पे फार्मिंग तो करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कोई मशीनें यूज़ नहीं कर पाते हैं, है ना। आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे कोई मशीनें, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन पंजाब के फार्मर्स इतना, फिर हमारे इंडिया के बाहर का एग्रीकल्चर इतना डेवलप क्यों होता है? क्योंकि उनके पास पूरा का पूरा, अगर ये इतना दिखाई पड़ रहा है ना, इतना एक आदमी का ज़मीन होता है, तो इसमें पूरा फसल लगवा देते हैं। इसमें मशीनरी वगैरह का यूज़ करना आसान होता है, ड्रोन वगैरह से फार्मिंग करना आसान होता है। दैट्स वाई कि वहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ा सा इंडिया से आगे है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा हो गया कि एक तो ज़मीन कम है भी तो भैया स्कैटर्ड में बटा हुआ ज़मीन है हमारा, ठीक है। और इसके अलावा वो ज़मीनें हैं तो फर्टाइल नहीं है। मुझे पता याद है यार कि मैं गुमला तरफ एक एनजीओ में, वो जब मैं वर्क करता था तो गुमला तरफ गया हुआ था, तो भाई देखा तो भाई ऐसे बहुत सारे फार्मर्स थे जिनके पास ज़मीन है, लेकिन आप वहाँ पे ज़मीन पे जाओगे ना तो लगेगा बंजर है, मतलब खेती करने के लायक है ही नहीं। और वहाँ पे सिर्फ वो धान की खेती कभी कभी कर लिया करते थे उस फील्ड में। इसके अलावा पूरा टाइम पे वो ज़मीन खाली रहता था। तो बताओ क्यों खेती करना चाहेगा? उसकी ज़मीन है लेकिन उपजाऊ नहीं है ना। तो ये हो गया, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। अब आपको पता होगा कि भैया ये प्रोडक्टिविटी वर्ड का मतलब क्या है।
है ना। तो इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको पहले बता दिया था ताकि भैया ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, है ना। चल अब देखो, इसके अलावा दूसरा वाटर की स्कार्सिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हमारे पास किसान के पास आज बहुत सारे, झारखंड में आपको ये बताओ, एक अगर आपको याद होगा एक टाइम कुछ टाइम पहले वीडियो वायरल हुआ था, लोगों के पास पीने का पानी नहीं था, वो जाते थे और एक नल्ला बह रहा होता था, इसी में नहाते थे, इसी के पानी पीते थे और हमेशा उसी में। तो भाई जिसके पास पीने के पानी नहीं है वो खेती क्या ही करेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि भैया हमारे पास पानी की कमी है। और आज बहुत सारे ऐसे फार्मर्स जो मानसून के ऊपर डिपेंड हैं, जिनके पास आर्टिफिशियल इरिगेशन का कोई साधन नहीं है, वो मानसून के ऊपर डिपेंड हैं। और मानसून भी कैसे होते हैं तो भैया देखेंगे तो कैसा है कि आज हुआ बारिश तो कई बार बारिश ही नहीं होती है, कई बार होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो इसमें भी किसान को दिक्कत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न। इसके अलावा देखेंगे तो आज अगर जिस किसान के पास कुआं या फिर इरिगेशन के साधन है भी, तो वाटर का लेवल बहुत नीचे चला जा रहा है, मतलब पानी सूख जाता है, पानी होता ही नहीं है। कोई कैनाल है वहाँ पे पानी होता ही नहीं है, पानी सूख जाती हैं। तो ये भी एक मतलब मेजर हमारा चैलेंजेस आता है इरिगेशन में। ठीक है, इसके अलावा भैया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास मिट्टी भी ठीक है, हमारे पास इरिगेशन की सुविधा भी ठीक है, लेकिन होता क्या है मार्केट में उसका रेट ही कम हो जाता है। आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि टमाटर का रेट 5 रुपये किलो हो जाता है। भैया कब किसान को उतना मेहनत करे, ज़मीन को ये उन्होंने ट्रैक्टर से जोतवाया, फिर उन्होंने प्लॉइंग करी, उतना मानसून को झेलते हुए, सब कुछ को झेलते हुए पेस्टिसाइड डाला, फर्टिलाइज़र डाला, और इतना होने के बावजूद क्या रेट मिलता है, 5 रुपये किलो। तो अब सोचो, क्योंकि हमारे पास मार्केट अच्छा नहीं है, हमारे पास आज कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अगर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज होता तो ये कमोडिटी जो कि आज आपने हार्वेस्टिंग करी, आप उसको अगर नहीं बेचोगे, आखिर इन एक दिन भी अगर वो कमोडिटी रह जाएगा आपके पास, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होने लगती है, और एट द एंड आपको मार्केट में उसकी प्राइस उतना नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा होता है कि भैया हमारे पास क्या है, आज स्टोरेज की सुविधा नहीं है। आज हमारे पास कोल्ड स्टोरेज होता तो हम इसी प्रोडक्ट को आज अगर, क्योंकि मार्केट में उस रेट कम है, हम उसको स्टोर कर लेते, और जब मार्केट में अच्छा खासा रेट होता तो उसको हम सेल करते, बट हमारे पास ये भी नहीं है। ठीक है, तो लेस इनकम की सुविधा तो है ही, ठीक ना। और हमारे पास मार्केटिंग का नेटवर्क, जाहिर सी बात है भाई, आज अगर देखेंगे तो एक चैलेंजेस ये भी है कि हमारा फार्म यहाँ पे है, लेकिन किसान के पास क्या है, उस वहाँ पे उधर रोड ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने पे इतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है कि भाई उसका अपना फसल का वो रेट ही नहीं मिल पाता। तो एक कि भाई रेट नेटवर्क नहीं है, दूसरा कि हमारे पास पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है ना। जो हमारे पेरिसेबल कमोडिटी होते हैं जो तुरंत ख़राब हो जाते हैं, वो उनके लिए भैया एक दो दिन बेच पाए तो ठीक है, नहीं बेच पाओ तो किसान का नुकसान। ठीक, ये सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे पास आज टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। आज थोड़ा बहुत हम पहले से यहाँ से बैल से आज हम ट्रैक्टर पे पहुँच गए, लेकिन ट्रैक्टर भी क्या सब लोग यूज़ कर पाते हैं, नहीं भैया। हम आज भी बहुत सारे, आप गांव चले जाओ, बहुत सारे ऐसे फार्मर मिलेंगे जो बैलों से अपनी फसल खेत की जुताई करते हुए मिल जाएंगे आपको, है ना। क्योंकि ट्रैक्टर अगर है भी भैया तो अब इतना ज़मीन ही आपके पास है तो ट्रैक्टर यहाँ पर जा नहीं सकता, ठीक है। और है भी तो किसान के पास उतने पैसे नहीं है या फिर उतना उनके पास नॉलेज नहीं है कि वो उसका यूज़ कर सके। तो आज हमारे पास नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी है भी तो बहुत ही महंगी है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। किसान कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास आज इक्विपमेंट नहीं है, अच्छे क्वालिटी के सीड नहीं मिल पाते, और मिलते भी हैं तो जानते ही हो क्या होता है, ठीक ना। तो ये बहुत तरह के चैलेंजेस हैं जो कि एक किसान जूझता है इस चीज़ से। और इसलिए बोलता हूँ आपको कि एलवेज गाइज, आज आप एक हीरो की मूवी आती है तो उसको आप लोग ये बना देते हो कि भैया ये है बहुत तगड़ा हीरो है, बहुत अच्छा हीरो है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि एक किसान बेचारा जो आपके लिए दिन रात को खुद के लिए मेहनत नहीं करता, वो ये सोचता है कि इतना फसल हो रही है तो थोड़ा सा फसल हम बचा के रख दें, और थोड़ा सा फसल जो है अगर क्योंकि वो जो बचा के रखा है वो अपने लिए नहीं बचा के रखा है, अपने फैमिली के लिए बचा के रखा है, थोड़ा बहुत जो बचता है उसको बेचारा सेल करता है, उसी से पूरी फैमिली चलाता है। और ये एक फसल को लेने के लिए अगर आप फसल खाना को बर्बाद करते हो, तो ये देखो कि वो फसल को लाने के लिए किसान ने कितनी मेहनत करी होगी, रातों की नींद वो छोड़ देते हैं, रात भर खेतों की सिंचाई करते रहते हैं, तब जाके एक फसल आती है। उसके बाद भी कितना सारा धूप में रहता है, पूरा धूप में रह के, और वो फसल की जो है वो प्रोसेसिंग करता है गाइस। तो इसलिए बोलता हूँ एलवेज रिस्पेक्ट फार्मर। आज हम क्या करते हैं कि जाते हैं सब्जी लेने के लिए, भैया 2 रुपये कम नहीं होगा क्या, अरे भैया
किसान से क्या मोल मलाई करना है। आप कपड़ा दुकान जाते हो उससे नहीं करते, मेडिकल स्टोर जाते हो उससे मोलाई नहीं करते हो, एक किसान से क्या कर रहे हो, चाहे 10 रुपये आपको बेच रहा है और 10 रुपये के लिए उतना मेहनत कर रहा है। तो किसानों के साथ ऐसा मत कीजिए, एटलीस्ट उसके साथ खड़े रहिए। अगर आप एग्रीकल्चर लिए हो तो ये सोच के इस डेडिकेशन के साथ आइए, ये जो चैलेंजेस है, हम जिस एरिया में पोस्टेड हमारा होगा, जिस एरिया में पोस्टिंग मेरा होगा, हम उस एरिया का एग्रीकल्चर सिस्टम बूस्ट करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। एक मेरे ज़िले में, मेरे जिस एरिया में पोस्टिंग होगा उस एरिया में कोई किसान सुसाइड नहीं करेगा। ये सोच के एग्रीकल्चर में ये नहीं सोचिए कि हमें वहाँ कैसे पैसा लूटना है, नहीं नेवर। क्योंकि कुछ किसान, आप एग्रीकल्चर लिए हो तो ये सोचो ना कि वैसे फार्मर जो हमेशा सबके लिए भगवान के, मतलब भगवान की तरह ही होते हैं, लेकिन इनको क्रेडिट नहीं मिलता उस चीज़ का, ठीक है। ऑलवेज ये हमें हमेशा ये दबे हुए होते हैं, हमें उनके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। दिस इज़ द राइट पाथ, दिस इज राइट ट्रैक। इस पॉजिटिविटी, इस माइंडसेट के साथ हम एग्रीकल्चर में आए हैं, तो इसको बना के रखना है आपको, ठीक है। समझ में आया? चलो, ये चैलेंजेस थे हमारे। कई बार हो जाता है इमोशनल आदमी ना। अब देखो, कई बार, अब आपको बता रहा हूँ, देखो होता क्या है ना कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो ऐसा नहीं है कि हमें जो हमारा जो आज हम जहाँ पे जिस लेवल पे खेती कर रहे हैं ऐसे हो गया, नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा एक अंधविश्वास, एक मिथ के बारे में, जिसका डिस्कशन हम करेंगे आपको प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। एक छोटा सा हम किस्सा आपको बताना चाहेंगे कि आपको पता है कि रोमन एम्पायर के समय रोमन जब साम्राज्य चल रहा था, तो उस टाइम पे एक फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट करते थे जिसको हम रोबिगिलिया के नाम से जानते थे, ठीक है। वो रस्ट, क्योंकि तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि गेहूं में रस्ट नाम की बीमारी लग जाती थी, ठीक है। तो इस बीमारी से बचने के लिए वहाँ पे एक अंधविश्वास था। रोबिगस नाम के वो एक देवता थे, जिसका इन्होंने ये सब जो थे उस टाइम के लोग वो पूजा किया करते थे, ठीक है। और उनका ये मानना था कि ये देवता को अगर हम खुश करेंगे ना तो ये देवता खुश हो जाएंगे, उनके लिए वो बलि देते थे और लॉट्स ऑफ परिक्रियाएं जो है वो करती थी, है ना, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और ये आप प्रार्थना करते थे कि भगवान इस बार जो मेरी फसल है उसमें कोई बीमारी मत लगाना और हमारा जो फसल है वो काफ़ी अच्छा हो, हेल्दी हो, ये प्रार्थना किया करते थे, है ना। लेकिन अगर फिर भी फसल में, क्योंकि फसल है जिसमें रस्ट बीमारी आ गया, तो ये सोचते थे कि हमारी जो देवता है वो खुश नहीं हो पाए और जिनकी वजह से हमारा फसल बर्बाद हो गया। लेकिन तो ऐसा नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो ऐसे इवोल्यूशन हुआ है, नहीं। ये भी अंधविश्वास, बहुत सारा ऐसे अंधविश्वास थे जिनके से गुजर के हमारा ये काम जो है वो आज इवोल्यूशन हुआ है। तो मैं बताऊंगा आपको रोबिगिलिया के बारे में डिटेल में, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अंधविश्वास पहले जुड़ा हुआ है। फिर एक साइंटिस्ट थे, आपको पता है कि एंटन डिवेरी को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं। उन्होंने रिसर्च किया और बताया कि नहीं मेरे भाई, आप जो रस्ट की बात कर रहे हो इसमें कोई देवी देवता नहीं आते हैं। आपको बताओ, आप देखें ना कि लॉट्स ऑफ बीमारी भी ऐसी रही हैं, आज भी आप देखेंगे चिकन पॉक्स होता है तो लोग क्या सोचते हैं कि भैया माता जी आई हैं और ट्रीटमेंट तक नहीं करवाते। आज भी अंधविश्वास था, तो पहले भी ऐसे हुआ करता था। तो वो लोग फिर जो एंटन डिवेरी थे उन्होंने स्टडी करी और बताया कि नहीं, ये जो रस्ट हो रहा है ना, ये रस्ट जो है वो फंगस की वजह से होता है, ठीक है। और फिर हम आज यहाँ पे आए हैं, तो हमारा स्टेप, हमने भी अंधविश्वास से स्टार्ट करी, हमने उसमें उस पर लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करें और देन हमारा एग्रीकल्चर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे हम लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। आप देखो एग्रीकल्चर कितना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता हूँ आपको, बस आप इंटरेस्ट लेके बस बैठे रहो, ठीक है। अब देखो, आपको पता है एग्रीकल्चर में हमारा इवोल्यूशन जो है वो अलग अलग फेज पे हुआ। लैंड रिफॉर्म, है ना, पहले चलता था बार्टर सिस्टम, है ना। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एनीवन किसी को आइडिया है कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था? बार्टर सिस्टम में पहले कोई पैसा नहीं हुआ करते थे, तो पहले क्या हुआ करता था कि ये मान लो फार्मर ए है, ये फार्मर बी है, फार्मर ए के पास धान बहुत ज़्यादा हुआ, फार्मर बी के पास गेहूँ बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये थोड़ा इसको दे दिया, ये थोड़ा सा इसको दे दिया। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, पहले ये चला करता था। फिर हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन आया, जो कि एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन माना जाता है। आज एग्रीकल्चर में जहाँ भी हमें, तो इनका बहुत बड़ा रोल है ना। वाइट रिवोल्यूशन जो कि मिल्क के चलाया गया था, आज हम डिजिटल इरा कहते हैं, हम आज डिजिटल हो गए, सब कुछ हमारा डिजिटली हो गया, है ना। देख पा रहे हो, ड्रोन से आज हमारा फार्मिंग सब चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, इवोल्यूशन कैसे हुआ। लेकिन अब यहाँ पे देखो, पहले हम यहाँ पे थे सिंपल, फिर हमने खेत बुआई करना स्टार्ट करी, फिर हमने फील्ड मैनेजमेंट किया, फिर प्लॉइंग करना स्टार्ट किया, फिर हमारा फसल आना स्टार्ट हुआ। आप देखेंगे तो कुछ हम आज यहाँ पे स्टैंड करेंगे, हम आज मॉडर्न हो गए, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो, फिर हमारा आज चीज़ें बहुत हद तक मॉडर्न हो गई। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमारा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं कर रहा है,
कर रहा है। बिल्कुल एग्रीकल्चर हमारा आज भी विकसित कर रहा है, आज भी हम अलग अलग टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं। नो, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद करनी है। देखो, हु इज़ द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? तो पीटर डे क्रेसेंजी जो है वो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है। फादर ऑफ टिलेज जेथ्रो टूल को बोलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज हम जेथ्रो टूल को बोलते हैं। फादर ऑफ जीरो टिलेज किसको बोलते हैं? तो जीबी ट्रिपलेट, कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे लिखा हुआ आएगा, जीबी ट्रिपलेट इनको बोलते हैं। ठीक है। फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग पूछा गया है ना, तो मनसोबू फुकुओका को बोलते हैं। फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कौन है? सुभाष पालेकर। और फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर कौन है? अल्बर्ट होवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको कई बार स्टेट एग्जाम के अंदर दिख जाता है। चलो अब थोड़ा सा हम इसके इवोल्यूशन की तरफ बात करें तो देखो, अर्लियर देन 10,000 BC है ना, तो ये यहाँ पे हमने क्या किया था? देखो यहाँ पे याद रखना, 4 स्टेज जो है वो वहाँ पे देखेंगे तो 4 स्टेज में हमारा जो विकसित हुआ है। सबसे पहला आता है हंटिंग, अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, ह्यूमन इवोल्यूशन की, हंटिंग। इसके बाद आता है हमारा हंटिंग के बाद पास्टोरल। इसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप क्रॉप कल्चर। और देन हमारा आता है क्या? ट्रेड। क्या होता था पहले? पहले हम लोग के पास फसल लोग करते नहीं थे, फसल उगाते नहीं थे लोग। पहले क्या करते थे? हंटिंग क्या करते थे, जानवरों को मार के अपना जो है वो खाना पूरा किया करते थे। तो पहले हंटिंग क्या करते थे। उसके बाद लोगों ने क्या किया? तो पशु को पालना स्टार्ट किया, है ना। तो पशुपालन लोगों ने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उनको बहुत तरह की बेनिफिट मिलती थी, है ना। और उसके बाद उन्होंने क्रॉप कल्चर स्टार्ट करी, उन्होंने फिर खेती करना स्टार्ट किया। और खेती करने से सबसे बड़ा जो चेंजेस उनके लाइफ में आई कि भैया वो एक जगह पे सेटल होना स्टार्ट कर दिए, है ना, सेटल होना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो सेटल होने का फ़ायदा ये हुआ उनको कि वो अब उनको घूमना नहीं पड़ता था, 10 जगह पे वो मूव नहीं करते थे वो, क्योंकि अब भाई आप यहाँ पे खेती की हो तो इसको छोड़ के नहीं चले जाओगे। तो क्रॉप कल्चर का सबसे बड़ा बेनिफिट इनको ये मिला कि वो एक जगह पे रुकना स्टार्ट कर दिए, एक जगह पे वो रुकना स्टार्ट कर दिए, रहना स्टार्ट कर दिए, जहाँ से इनकी कम्युनिटी बनना स्टार्ट हो गई, है ना। और जहाँ से आज बोलते हो ना गाँव है, ये मेरा शहर है, तो ऐसे इनकी स्टार्ट हुई थी। फिर क्योंकि अब ये क्रॉप जब उन्होंने उगाना स्टार्ट करी तो जो फसल एक्स्ट्रा बच जा रहा था वो इनको मार्केट में बेचना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हंटिंग, पास्टोरल, क्रॉप कल्चर और ट्रेड। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा एक डेटा है जो कि आपको याद कर लेना है। तो 10,000 BC में आपका हंटिंग गैदरिंग चलता था। 8700 में आपका सीप की पालना हमने स्टार्ट करी, फिर गोट का। फिर आपको ये याद रखना है कि इनमें हमने वीट और बार्ले की खेती करना स्टार्ट करी थी, है ना। फिर 6000 BC में हमने कैटल और पिग का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करा। 4400 में हमने मेज़ की, 3500 में हमने पोटैटो की, और 2900 BC में हमने प्लॉव, मतलब कि हमने आयरन प्लॉव, मोस्टली हम यहाँ पे बात करेंगे। प्लॉव मतलब हमने खेत को जोतना स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे इरिगेटेड फार्मिंग सिस्टम स्टार्ट करी। 2300 BC में हमने चिकपी, कॉटन, मस्टर्ड, ये सारे जो फसल थे उनकी सोइंग हमने स्टार्ट कर दी थी, है ना। आप देखेंगे तो 2200, ये आप याद रखिएगा, 2200 BC में हम लोगों ने राइस की कल्टीवेशन स्टार्ट करी, है ना। 1500 में हम लोगों ने शुगर केन, 1000 BC में हम लोगों ने आयरन प्लॉव, है ना। 1500 AD में हम लोगों ने ऑरेंज, ब्रिंजल, पोमीग्रेनेट, मतलब यहाँ पे हमने हॉर्टिकल्चर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट किया, है ना। और 1600 AD में आफ्टर, है ना, डेविन, इसके बाद हम लोगों ने स्वीट ऑरेंज, शुगर, इस लॉट्स ऑफ क्रॉप जो कि हमने सोइंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ इवोल्यूशनरी पैटर्न है जो थोड़ा सा एक बार आप एक नज़र देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दीजिएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे आज हमारा फार्मिंग सिस्टम बहुत मॉडर्न हो चुका है। आज हम लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, है ना। और लॉट्स ऑफ, हम आपको बताऊंगा कि भैया टेरेस फार्मिंग क्या होता है, कंटूर फार्मिंग क्या होता है। तो हम लोग का एक बहुत बड़ा ब्रांच है गाइस, जहाँ पे हमको लॉट्स ऑफ चीज़ें पढ़नी है ना, और हमें देखनी है। आज हम बात करें इंडिया में टॉप जो हमारे फार्मिंग होते हैं, जहाँ पे आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, घबराइए मत, मैं आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ाऊंगा ना, तो एक फार्मिंग के बारे में बताऊंगा कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, टेरेस फार्मिंग क्या होता है। तो ये आप बस देख लो कि ये टॉप 10 ऐसे फार्मिंग सिस्टम है जो कि हमारे इंडिया के अंदर अभी चल रहा है, और इसके लिए आपको लॉट्स ऑफ स्कीम गवर्नमेंट दे रही है, लॉट्स ऑफ बेनिफिट आपको दे रही है, जिसके तहत आप ये सब फार्मिंग को करो और
हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में इन्वॉल्व हो। हमारे आज देखेंगे पीएम किसान ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, केसीसी, लॉट्स ऑफ आपको गवर्नमेंट स्कीम भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो गाइज़ फाइनली हम आज के सेशन में बातें किए कि ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था जहाँ पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी। होप सो आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। हमने स्टार्ट करी है जीरो लेवल से। आप हमें बताएंगे कि नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच एग्रीकल्चर का, उसमें हम कौन से सब्जेक्ट को स्टार्ट करें। वैसे मेरा मन था कि एग्रोनॉमी से ही करना स्टार्ट करें, क्योंकि एग्रोनॉमी से हम बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सीख जाते हैं, उसके बाद हमारे बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे लिए ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो पसंद आया होगा लेक्चर आज का, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, है ना। और आपकी मोटिवेशन, आपकी जो लाइक्स और कमेंट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती हैं। और मैंने अपना ट्राई किया है कि आपको जितना भी लो लेवल से हो सकता है उतनी लो लेवल से समझाने की मैंने आपको पूरी कोशिश करी है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा और आपको एग्रीकल्चर करके खुद को डिमोटिवेट नहीं करनी है। हम एग्रीकल्चर इसलिए ये सोच कर आना है कि एग्रीकल्चर लिए हैं तो किसानों के लाइफ को बदल देंगे जहाँ पे हम रहेंगे। ये डेडिकेशन के साथ हम एग्रीकल्चर में आए हैं। ठीक है, चलिए फिर हम अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। होप सो आपको क्लास मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिला होगा। और नहीं भी आया क्योंकि तो आया भाई, आपके लिए इंट्रोडक्शन लेक्चर था। हम आगे आपको बहुत चीज़ें ऐसे बताएंगे जो आपको बहुत काम आएगा। और आपके एग्ज़ाम में आप अगर 4 नंबर लेके आ रहे थे तो देखना, अब यहाँ से सीधे यहाँ पहुँचा दूँगा आपको। बस शर्ते कि आपको पीडीएफ को एक बार रिवाइज करनी है, हमारे एमसीक्यू क्लास को रेगुलर अटेम्प्ट करनी है, और ये इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ये आपका फाउंडेशन बैच हो जाता है। ठीक है, तो टिल देन अभी आपके पास कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप हमें पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी को डाउट? एक बोल रहा है कि सर मैं भी सेमेस्टर में हूँ, क्या हमारे लिए यूज़फुल है? बिल्कुल यार भाई, अगर आप सेमेस्टर में हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है यार। अभी आप अगर सेमेस्टर में हो तो अभी आपको, अगर आपके पास मांगे चलो कौन सेमेस्टर में हो आप बताइए, कौन सेमेस्टर में हो? बिल्कुल, आप अभी बोल रहे हो सर मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। आपके पास अभी 4 सेमेस्टर बचा हुआ है। मैं आपको ये कोर्स जो है ना फाउंडेशन वाला, ये कोर्स आपको मैं मैक्स टू मैक्स 6 to 7 मंथ में कंप्लीट कर दूंगा, है ना। पूरा का पूरा ओवर कर दूंगा पूरा। चाहे आप किसी भी, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा। ये मेरी प्रॉमिस है। ठीक है, आपके बेसिक्स भी बन जाएंगे, आपको मैं यहाँ तक पहुँचा भी दूंगा। बस आपको क्लास रेगुलर करनी है। बस ये आप खुद से प्रॉमिस करो कि आप क्लास अगर रेगुलर लगाते हो तो आपको मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा। एक एक टॉपिक में पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छे टाइम है ये तो स्टार्ट करने का। हाँ, बट अभी अगर आपके क्योंकि आप अगर रिसेंट एएफओ की तैयारी कर रहे हो, आपकी अगर दिसंबर में मेंस एग्जाम है तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बैच कम से कम 6 to 7 मंथ का टाइम लेके जाएगा। तो आपके पास फिर उतना टाइम नहीं है। तो फिर अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो उस पर फोकस करो। ये बैच उनके लिए है जो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं। बस क्लियर कट रिमाइंड में रखो। चलिए फिर टिल देन अपने मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मन में कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम को रिसेंट नीट की वजह से शायद हमको लगता है कि बैन किया हुआ है 22 तारीख तक। आप हमारे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, या फिर हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच।